नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान के इतिहास की क्लास नंबर 5 आज आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। आपके सिलेबस में बिल्कुल दे रखे हैं, लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है। देखिएगा, इस क्लास में ही ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा और इस क्लास को यदि आप पूरा पढ़ते हो तो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे साथियों। बस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। क्लास नंबर 3 और 4 में हम राजस्थान का जो एकीकरण है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखते हैं कि भाई राजस्थान में कौन कौन से जनजातीय आंदोलन हुए हैं और उन जनजातीय आंदोलनों में क्या क्या प्रमुख चीज़ें हुई थी, ठीक है ना। तो देखो, अगर हम बात करें राजस्थान के जनजातीय आंदोलनों के बारे में तो मित्रों, मुख्य रूप से राजस्थान के जनजातीय आंदोलनों में सबसे पहले नाम आता है भगत आंदोलन का, फिर नाम आता है एके आंदोलन का। इस एके आंदोलन को भोमट भील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है मीणा आंदोलन और फिर आता है लसाड़िया आंदोलन। देखो, इनमें से जो जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, किसी भी प्रश्न को नहीं छोड़ा जाएगा और एक एक आंदोलन को इसी वीडियो के माध्यम से पूरा कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आपको डबल से इस क्लास को ऐसा नहीं है कि भाई ये पार्ट 1 है फिर पार्ट 2, ऐसा नहीं है। टॉपिक ज़्यादा बड़ा है नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हम भगत आंदोलन को पढ़ेंगे, फिर एके आंदोलन को पढ़ेंगे, फिर मीणा आंदोलन को पढ़ेंगे और फिर लसाड़िया आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। सबसे पहले हम भगत आंदोलन को देख लेते हैं। अगर हम बात करें भगत आंदोलन की तो देखो, कोई सा भी आंदोलन हो, अधिकतर जो आंदोलन है राजस्थान में भील मीणा गरासिया, भील मीणा गरासिया मुख्य रूप से इन जनजातियों से ही संबंधित है। भाई राजस्थान के जो, भाई आपका टॉपिक ही क्या है, राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। तो जनजातियां मुख्य रूप से जो आती है भील मीणा गरासिया, और भी आती है जनजातियां, लेकिन जो आंदोलन हुए हैं वो किन जनजातियों से संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है सबसे प्रमुख, गरासिया जनजाति से है और मीणा जनजाति से है। देखो, इन जनजातियों को बहुत ही ज़्यादा एक तरह से शोषित होना पड़ रहा था उस समय, इसी वजह से इन्होंने ये आंदोलन किए थे साथियों। अगर हम बात करें भगत आंदोलन की तो भगत आंदोलन राजस्थान में कहाँ पर हुआ था? जो वांगड़ क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? जो वांगड़ क्षेत्र है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। भाई डूंगरपुर और बांसवाड़ा को वांगड़ क्षेत्र कहा जाता है। तो साथियों, इस वांगड़ क्षेत्र में ही भगत आंदोलन हुआ था। नाम याद रखिएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। प्रश्न बन सकता है डायरेक्टली कि राजस्थान में भगत आंदोलन कहाँ पर हुआ था, तो या तो वांगड़ क्षेत्र ऑप्शन में रहेगा या डूंगरपुर और बांसवाड़ा ऑप्शन में रहेगा। तो दोनों ही सही है, क्योंकि वांगड़ क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंतर्गत इसको रखा जाता है। अगर हम बात करें भगत आंदोलन की तो भगत आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि भीलों और गरासियों, भाई भील जनजाति और गरासिया जनजाति यहाँ पर निवास करती है, तो भीलों और गरासियों पर जागीरदारों व राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले विभिन्न अत्याचारों के विरुद्ध लड़ने के लिए यह आंदोलन किया गया था साथियों। कौन से आंदोलन की बात की जा रही है? भगत आंदोलन की। भाई उस समय इस आंदोलन होने का भी कोई कारण रहा होगा, तो सबसे प्रमुख कारण यही था कि जो भील और गरासिया जनजाति है, इन पर जागीरदारों ने और राज्य सरकार ने विभिन्न प्रकार के अत्याचार कर रखे थे, तो इन अत्याचारों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए ही भगत आंदोलन किया गया था। देखो, अगर हम बात करें भगत आंदोलन के जनक की या नेता की या प्रवर्तक के दो या नेतृत्वकर्ता के दो, साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने डबल स्टार यहाँ लगा रखे, गोविंद गिरी। किसका नाम आता है? गुरु गोविंद गिरी का नाम आता है साथियों। भगत आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? गोविंद गिरी। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा कि भगत आंदोलन के नेता कौन थे। तो आपका आंसर क्या रहेगा? गोविंद गिरी भगत आंदोलन के नेता थे। अगर हम बात करें आगे गोविंद गिरी के बारे में, तो भाई जो गोविंद गिरी हैं, गोविंद गिरी का जन्म हुआ था डूंगरपुर जिले में। कहाँ पर? डूंगरपुर जिले में भी एक गांव आता है बांसिया, जिसको बेडसा के नाम से भी जाना जाता है। गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ? डूंगरपुर के बांसिया या बेडसा नामक गांव में इनका जन्म हुआ।
कब हुआ इनका जन्म? 20 दिसंबर 1858 ईस्वी को, और एक बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। किनकी बात की जा रही है यहाँ पर? गोविंद गिरी की बात यहाँ पर की जा रही है। अब इनके जन्म के बारे में हमने क्यों देखा? क्योंकि साथियों जो भगत आंदोलन है इसके प्रवर्तक कौन है? गोविंद गिरी है। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है कि भाई गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ? डूंगरपुर के बांसिया या बेरसा गांव में। कब हुआ? 20 दिसंबर 1858 ईस्वी को। कि कौन से परिवार में हुआ? तो बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। गोविंद गिरी ने बूंदी के दशनामी अखाड़ा के जो गुरुजी थे जिनका नाम था राजगिरी, तो गोविंद गिरी ने किनसे दीक्षा ली? दीक्षा मतलब जिनसे अपन, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो ना, तो ऐसे ही गोविंद गिरी ने किससे पढ़ाई की थी साथियों? राजगिरी से पढ़ाई की थी। दीक्षा वगैरह किससे ली थी? तो अगर प्रश्न पूछ ले कि गोविंद गिरी के गुरु का नाम क्या था, तो आपका आंसर रहेगा राजगिरी। गोविंद गिरी के गुरु का नाम था। बात करें आगे गोविंद गुरु के बारे में, तो गोविंद गिरी है ना। गोविंद गिरी ने संत सभा की भी स्थापना की थी। संत सभा के बारे में आपने जरूर सुन रखा होगा। अगर संत सभा की बात करें तो संत सभा की जो तारीख मिलती है साथियों, 1883 ईस्वी भी मिलती है, 1905 ईस्वी भी मिलती है, 1903 ईस्वी भी मिलती है, और 1908 ईस्वी भी मिलती है। मतलब देखो यार कितनी तारीखें मिल रही है। अलग अलग पुस्तकों में कोई 1905 मान रहा है, कोई 1903 मान रहा है, कोई 1908 मान रहा है, और कोई 1883 ईस्वी मान रहा है। तो अगर पहला प्रश्न तो यही बन गया कि भाई संत सभा की स्थापना किसने की? तो आपका आंसर क्या रहेगा? गोविंद गिरी ने संत सभा की स्थापना की थी। कब की थी? तो सबसे पहली जो अपनी चॉइस रहेगी वो रहेगी 1883 ईस्वी में। अगर 1883, 1905, 1903, 1908 ये सभी आ जाए तो आपको 1883 ईस्वी सही करना है। क्योंकि ये देखो कुछ जो पुस्तकें हैं वो 1905 बताती है, ऑथेंटिक पुस्तकें हैं सभी। कुछ शिलालेख 1903 बताते हैं, कुछ पुस्तकें 1908 बताती है, बट सबसे ज़्यादा जो माना जाता है वो माना जाता है कि भाई गोविंद गिरी ने संत सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में सिरोही में की थी। कहाँ पर की थी? सिरोही में की थी। और गोविंद गिरी ने संत सभा का जो प्रथम अधिवेशन रखा था वो 1903 ईस्वी में रखा था, मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में। इसी वजह से इसकी डेट हमें कुछ जगह पर 1903 ईस्वी भी देखने को मिल जाती है। लेकिन साथियों स्थापना तो पहले कर दी थी, और ये जो प्रथम अधिवेशन या जो प्रथम सम्मेलन आयोजित किया था गोविंद गिरी ने संत सभा का, ये मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में 1903 ईस्वी में आयोजित किया था। तो अगर प्रश्न पूछ ले कि संत सभा की स्थापना किसने की, आंसर रहेगा गोविंद गिरी ने। गोविंद गिरी ने संत सभा का प्रथम अधिवेशन कब रखा था? 1903 ईस्वी में। और कहाँ पर रखा था? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में। ठीक है ना। मानगढ़ एक पहाड़ी है साथियों, मानगढ़ धाम के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो बांसवाड़ा में पड़ता है। यहीं पर इन्होंने संत सभा का प्रथम अधिवेशन भी रखा था। अगर आगे हम देखें भगत पंथ की, तो देखो एक तो संत सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की, और एक और भगत पंथ की स्थापना भी इन्होंने की थी साथियों। किन्होंने की थी? गोविंद गिरी ने ही की थी। इसका उद्देश्य था बिलों में जागृति व उन्हें हिंदू धर्म के दायरे में बनाए रखने के लिए ही भगत पंथ की स्थापना गोविंद गिरी ने 1911 ईस्वी में की थी। प्रश्न बना कि भगत पंथ की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी ने। कब की? 1911 में। और उद्देश्य भी इसका पूछा जा सकता है कि गोविंद गिरी ने भगत पंथ की स्थापना क्यों की थी? तो आंसर रहेगा भीलों में जागृति पैदा करने के लिए और उन्हें हिंदू धर्म के दायरे में बनाए रखने के लिए गोविंद गिरी के द्वारा भगत पंथ की स्थापना की गई थी। देखो आपके ये सभी चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो इनकी जो पीडीएफ है स्टडी विद पीएन लोधा जो एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको उपलब्ध होगी, पीडीएफ वहाँ उपलब्ध होगी। और साथ में जैसे अभी हमने राजस्थान का एकीकरण क्लास नंबर तीसरी चौथी में पढ़ा था, तो साथियों उसका जो टेस्ट है मैंने अपडेट कर दिया है। 149 रुपये वाली जो टेस्ट सीरीज है स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन पर, लेवल 1 प्लस लेवल 2 दोनों के लिए मात्र 149 रुपये में टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तो अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है या टेस्ट सीरीज आपने नहीं ज्वाइन कर रखी है तो ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेस्ट सीरीज आप अलग मोबाइल नंबर, जैसे मान लीजिए कई सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके कॉल आते हैं कि सर हमारे फ़ोन पे वगैरह नहीं है, तो आप ई मित्र पे जाके भी टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हो, वहाँ से पेमेंट कर सकते हो, या अलग फ़ोन पे नंबर डालकर भी आप अपने रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन का जो लिंक है मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है और आप प्ले स्टोर से जाकर भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आगे हम बात करेंगे भगत आंदोलन की। तो देखो भगत आंदोलन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हुई थी साथियों वो हुई थी मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड वाली, जिसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। जैसे आपने
सुना होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसमें जनरल डायर ने साथियों जो वहाँ पर अधिवेशन कर रहे थे जलियांवाला बाग में, उन लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। तो उसी प्रकार मानगढ़ पहाड़ी पर भी ऐसा ही हुआ था। मानगढ़ पहाड़ी पर भी ऐसा ही हुआ था। वहाँ पर भी जो भील जो मतलब आंदोलन कर रहे थे, एक तरह से अधिवेशन कर रहे थे, तो उनके ऊपर भी गोलियां चलवा दी गई थी। तो मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड जहां से प्रश्न बनने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, इसको विशेष तौर पे याद रख लेना है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई ये जो मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ था, जिसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं, ये राजस्थान में कहाँ पर हुआ था? तो भाई ये राजस्थान में बांसवाड़ा में हुआ था। मतलब मानगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। साथियों, भीलों की यहाँ पर सभा हो रही थी और ये सभा कब हो रही थी? 17 नवंबर 1913 को। उस दिन थी मार्गशीर्ष पूर्णिमा। क्या थी? मार्गशीर्ष पूर्णिमा थी। ऐसा भी पूछ लिया जाएगा आपसे। भाई 17 नवंबर 1913 तो आपने याद रख लिया, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि भाई क्या दिन था। तो भाई हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा उस दिन थी और उसी दिन मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों की सभा हो रही थी। कहाँ? बांसवाड़ा में। अब इन भीलों की सभा पर साथियों गोलियां चलवा दी गई और इस हत्याकांड में लगभग 1500 भील शहीद हुए थे। देखो आप कितनी मतलब एक तरह से कितना बड़ा नरसंहार किया गया था। 1500 भील शहीद हुए थे जो 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ था। इसमें 1500 भील शहीद हुए थे। देखो गोविंद गिरी को इसके बाद में, जब ये हत्याकांड हुआ, इसके बाद में गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया वहां से और गोविंद गिरी को मृत्यु दंड की सजा दी गई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ? इनको जो मृत्यु दंड की सजा दी गई, इस सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया और वापस इस सजा में इनको छूट दी गई। पहले तो इनको मृत्यु दंड की सजा दी गोविंद गिरी को, फिर इनको आजीवन कारावास में बदल दिया, फिर आजीवन कारावास में भी छूट दी गई और इनकी सजा की जो अवधि है वो 10 वर्ष की कर दी गई कि भाई 10 वर्ष का इनको कठोरतम कारावास मिलेगा। उसके बाद में 22 जुलाई 1923 को इनको सशर्त रिहा कर दिया गया। सशर्त रिहा मतलब एक शर्त रखी कि भाई आप इस इलाके में डूंगरपुर बांसवाड़ा इलाके में वापस नहीं आओगे और कोई भी आंदोलन नहीं करोगे। इस शर्त के साथ में ही देखो 1913 में तो यह गिरफ्तार हुए और 1923 में इनको सशर्त रिहा कर दिया गया था साथियों। तो ये था आपके मानगढ़ जो हत्याकांड हुआ था, इसके बारे में हमने पूरी डिटेल से पढ़ा। क्या क्या चीज़ें हमने भगत आंदोलन में पढ़ी साथियों, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। आपके ये भगत आंदोलन कंप्लीट होता है। भगत आंदोलन कहाँ हुआ था? राजस्थान में वांगड़ क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि भीलों और गरासियों पर जागीरदारों और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए जा रहे थे। तो इन अत्याचारों से लड़ने के लिए ही ये भगत आंदोलन हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था भगत आंदोलन? जो गोविंद गिरी है, इनके नेतृत्व में ही भगत आंदोलन हुआ था। तो भगत आंदोलन के जनक वगैरह अगर पूछ ले तो आपका आंसर क्या रहेगा? गोविंद गिरी रहेगा। आगे हम गोविंद गिरी से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में हमने बात की थी कि भाई गोविंद गिरी का जन्म डूंगरपुर राज्य में हुआ था। भाई उस समय डूंगरपुर कोई जिला थोड़ी था, अलग अलग जो जागीरदारें थी राज्य कहलाते थे ये। तो डूंगरपुर राज्य के बांसिया या बेड़सा गांव में इनका जन्म हुआ 20 दिसंबर 1858 ईस्वी को। एक बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने किससे दीक्षा ली थी? राजगिरी से इन्होंने दीक्षा ली थी। मतलब इनके गुरुजी का नाम क्या है? राजगिरी है। इन्होंने साथियों गोविंद गिरी ने संत सभा की स्थापना की। सबसे एग्जैक्टली जो आपको सन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो रहेगा भाई 1883 ईस्वी में इन्होंने संत सभा की स्थापना की थी। कहाँ की थी? सिरोही में की थी। और संत सभा का जो प्रथम अधिवेशन इन्होंने चलाया था, कब गोविंद गिरी ने संत सभा का प्रथम अधिवेशन कब किया था? 1903 ईस्वी में। कहाँ पर किया था? मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में इन्होंने अधिवेशन किया था। आगे हम बात करें तो इन्होंने भगत पंथ की भी स्थापना की थी। किसने की थी? गोविंद गिरी ने। कब की थी? 1911 ईस्वी में। और भगत पंथ की स्थापना इन्होंने किस लिए की थी? भीलों में जागृति व उन्हें हिंदू धर्म के दायरे में बनाए रखने के लिए भगत पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। इसके बाद में हमने मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड देखा, जिसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ हुआ था? ये बांसवाड़ा में हुआ था। बिलों की सभा चल रही थी। 17 नवंबर 1913 की बात है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन था साथियों और इन भीलों पर गोलियां चलवा दी गई और इसमें लगभग 1500 भील शहीद हुए थे। गोविंद गिरी को गिरफ्तार किया, पहले मृत्युदंड की सजा दी, फिर उसको आजीवन कारावास में बदल दिया, फिर सजा में छूट देकर 10 वर्ष की अवधि कर दी और 22 जुलाई 1923 को इनको सशर्त रिहा कर दिया गया।
तो ये हमने कौन सा आंदोलन देखा भाई? ये हमने भगत आंदोलन देखा, जो भीलों और गरासियों से संबंधित है। क्लियर है सभी के भगत आंदोलन? इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं बनेगा। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, वैसे तो आप जो किताबों में पढ़ते हो तो बहुत सारी चीजें दे रखी है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने सारी आपको इसमें कंप्लीट करवा दी है। चलिए हम अब आगे बढ़ेंगे साथियों एक ही आंदोलन की तरफ। देखिएगा, एक ही आंदोलन की अगर हम बात करें तो एक ही आंदोलन आंदोलन को हमने ऊपर ही देख लिया था कि भाई इसको भूमट भील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में आपके एक ही आंदोलन भी आ सकता है ऑप्शन में, और भूमट भील आंदोलन भी आ सकता है। आपको दोनों को ही याद रखना होगा साथियों। भाई एक ही आंदोलन तो नॉर्मली आपको पता है, लेकिन इसी को भूमट भील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। देखो, भूमट भील आंदोलन के नाम से इसको क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये भूमट क्षेत्र में हुआ था। सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, इन सभी जगहों में यह आंदोलन फैल गया था और भीलों से संबंधित यह आंदोलन था। इसी वजह से इसको भूमट भील आंदोलन के नाम से जाना जाता है। देखो, जब भगत आंदोलन को अंग्रेजों ने कुचल दिया था, ठीक है ना, भगत आंदोलन को अंग्रेजों ने दमन कर दिया था एक तरह से अंग्रेजों ने, तो उसके बाद में एक ही आंदोलन ने जोर पकड़ा जिसको भूमट भील आंदोलन भी कहते हैं। और ये राजस्थान में भूमट क्षेत्र में हुआ था, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में। इसके जो जनक है या प्रवर्तक है या नेतृत्व करता है, उनका नाम है मोतीलाल तेजावत। तेजावत, टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पर, मोतीलाल तेजावत यहाँ पर टाइपिंग किया था साथियों, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये शब्द आया है। तो भाई अगर पूछ ले कि एक ही आंदोलन के जनक कौन थे, आंसर क्या रहेगा? मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन के जनक थे। अब देखो, यहाँ पर भगत आंदोलन तो एक तरह से खत्म हो गया था, तो अब नया आंदोलन चला जो कि कहलाया एक ही आंदोलन या भूमट आंदोलन। किसके नेतृत्व में चला? मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चला। नोट करके हमने लिखा है यहाँ पर मोतीलाल तेजावत के बारे में कि भाई मोतीलाल तेजावत का जो जन्म है 1886 ईस्वी में हुआ था। तत्कालीन उदयपुर राज्य के झाड़ोल ठिकाने के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है कोलियारी गांव। गांव का नाम आपसे पूछा जा सकता है कि भाई मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था, तो उदयपुर राज्य के अंतर्गत झाड़ोल ठिकाने के अंतर्गत कोलियारा गांव के ओसवाल जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। किन की बात की जा रही है यहाँ पर? मोतीलाल तेजावत की। परिवार की पूछे तो ओसवाल जैन। हमने गोविंदगिरी के बारे में देखा कि भाई उनका बंजारा परिवार में जन्म हुआ था, और इनका मोतीलाल तेजावत का जन्म किनके परिवार में हुआ? ओसवाल जैन के परिवार में। गांव कौन सा है? कोलियारा गांव। कोलियारा गांव किस ठिकाने के अंतर्गत शामिल था? झाड़ोल ठिकाने के अंतर्गत। और ये झाड़ोल ठिकाना किसके अंतर्गत आता था? उदयपुर राज्य के अंतर्गत। और कब इनका जन्म हुआ था साथियों? 1886 ईस्वी में। देखो, मोतीलाल तेजावत को भीलों का मसीहा या बाऊजी भी कहा जाता है। एक मैंने आपको ये चीज पहले भी पढ़ा रखी है, जो हमने राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व पढ़े थे उसमें हमने मोतीलाल तेजावत के बारे में भी पढ़ा था, और उसमें वहां पर बताया था मैंने कि भाई मोतीलाल तेजावत को भीलों का मसीहा कहा जाता है। तो प्रश्न पूछ ले कि भीलों का मसीहा किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या रहेगा? मोतीलाल तेजावत को ही भीलों का मसीहा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक सभी के। अगर हम बात करें तो भाई मोतीलाल तेजावत का नाम आता है एक ही आंदोलन में। एक ही आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1921 ईस्वी में हुई थी, चित्तौड़ की राजमी तहसील के मात्र कुंडिया स्थान पर। अब देखो, कई जगह पर आपको एक ही आंदोलन की जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत जगह झाड़ोल भी मिलेगी, ठीक है ना, झाड़ोल भी इनकी शुरुआत की जगह आपको मिल सकती है। लेकिन साथियों, वास्तव में इन्होंने एक बैठक की थी जो कि मात्र कुंडिया नामक स्थान पर की थी, ठीक है ना। एक मेला लग रहा था वहां पर, उसी मेले में इन्होंने एक बैठक की थी, तभी से एक ही आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। कई जगह कई किताबों में आपको झाड़ोल ठिकाना में भी ये मिल सकता है कि भाई झाड़ोल नामक जगह पर एक ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जो झाड़ोल ठिकाना है ये तो मोतीलाल तेजावत की गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा था। बस शुरुआत यहाँ से की इन्होंने। चित्तौड़ की जो राजमी तहसील है इसके मात्र कुंडिया नामक स्थान पर इन्होंने शुरुआत की, लेकिन मुख्य केंद्र कहाँ रहा? झाड़ोल ठिकाना एक ही आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा। मतलब जो ज्यादातर गतिविधियां एक ही आंदोलन की हुई वो कहाँ पर हुई? झाड़ोल ठिकाने में। एक झाड़ोल ठिकाना किसके अंतर्गत आता था? उदयपुर राज्य के अंतर्गत आता था साथियों। जो मोतीलाल तेजावत है इन्होंने एक मांग पत्र जारी किया। देखो, मांग पत्र इन्होंने, अगर बात करें हम मांग पत्र की, तो मोतीलाल तेजावत ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था मेवाड़ की पुकार। क्या नाम था किताब का? मेवाड़ की पुकार नामक एक पुस्तक इन्होंने लिखी, जिसमें इन्होंने 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था। इसी को साथियों मांग पत्र के नाम से जाना जाता है।
तो मांग पत्र का संबंध किससे है? मोतीलाल तेजावत से है। कौन से आंदोलन से है? एके आंदोलन से है। ये जो मांग पत्र था ये किस पुस्तक में जारी प्रकाशित किया गया? मेवाड़ की पुकार नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया। और ये जो मेवाड़ की पुकार पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखित है? मोतीलाल तेजावत के द्वारा, जिसमें 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया गया था। और ये जो एके आंदोलन हुआ, इस एके आंदोलन का एक नारा भी दिया गया था, ना हाकिम ना हुक्म। इस प्रकार से एक नारा रखा गया था जो कि आपको याद रखना है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ना हाकिम ना हुक्म, ये जो नारा है इस नारे का संबंध राजस्थान के किस आंदोलन से है? तो आंसर रहेगा आपके, इस नारे का संबंध राजस्थान के एके आंदोलन से है। एके आंदोलन के जनक कौन है? मोतीलाल तेजावत, जिनको क्या कहा जाता है? भीलों का मसीहा भी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी के? अब देखो इंपॉर्टेंट चीज जो एके आंदोलन में हुई थी, जैसे हमने जो आपके भगत आंदोलन देखा था उसमें भी हमने मानगढ़ हत्याकांड देखा, तो उसी प्रकार आपके एके आंदोलन में भी एक हत्याकांड हुआ था जिसको कहा जाता है नीमड़ा हत्याकांड। क्या कहा जाता है? जिसको नीमड़ा हत्याकांड के नाम से इसको जाना जाता है। साथियों, नीमड़ा हत्याकांड की अगर हम बात करें तो 7 मार्च 1922 ईस्वी को नीमड़ा हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 7 मार्च 1922 ईस्वी को। मेजर शटन की कमान मेवाड़ भील कोर ने अंधाधुन गोलियां चलाई, जिसमें लगभग 1200 भील शहीद हो गए थे नीमड़ा हत्याकांड में। देखो आपके जो मतलब राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आप जिसको कहते हो, या फिर मानगढ़ हत्याकांड भी जिसको कहते हो, उसमें कितने भील शहीद हुए थे? 1500 भील शहीद हुए थे। और ये जो नीमड़ा हत्याकांड है इसमें कितने भील शहीद हुए? 1200 भील शहीद हुए। देखो जो मेवाड़ भील कोर है इन्होंने गोलियां चलाई थी, मेवाड़ भील कोर ने, किसमें? नीमड़ा हत्याकांड में। जबकि जो आपके जो हत्याकांड हुआ था साथियों मानगढ़ हत्याकांड में भी किसने गोलियां चलाई थी? मेवाड़ भील कोर ने। वहां पर टाइपिंग होना चाहिए था ये भी कि भाई जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ उसमें गोलियां किसने चलाई थी? तो उसमें भी मेवाड़ भील कोर ने ही गोलियां चलाई थी। और नीमड़ा हत्याकांड में भी मेवाड़ भील कोर ने ही जो गोलियां चलाई थी। वहां पर लगभग 1500 भील शहीद हुए थे और यहाँ पर लगभग कितने भील शहीद हुए? 1200 भील। अगर बात करें नीमड़ा हत्याकांड की आगे, तो नीमड़ा हत्याकांड को राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग भी कहते हैं। जबकि हमने ऊपर क्या देखा था कि जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, मानगढ़ हत्याकांड को क्या कहा जाता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग। और एक प्रश्न ये बन जाता है कि राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? तो जो नीमड़ा हत्याकांड हुआ था इसको ही राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग कहा जाता है। नीमड़ा हत्याकांड हमने कौन से आंदोलन में पढ़ा? एके आंदोलन में पढ़ा। और एके आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। तो ये सारी चीजें आपको कंप्लीट याद रखना है, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाने वाला है। तो हमने ये दो अभी तक जो आंदोलन है उनको देख लिया है। पहला आंदोलन हमने भगत आंदोलन देखा था और दूसरा आंदोलन हमने देखा है एके आंदोलन या भूमट भील आंदोलन। एके आंदोलन या भूमट भील आंदोलन को एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं कि भाई कहाँ ये हुआ था। तो भूमट क्षेत्र में हुआ था, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में। इसके प्रवर्तक कौन थे? मोतीलाल तेजावत इसके प्रवर्तक थे। मोतीलाल तेजावत का जन्म कब हुआ? 1886 ईस्वी में। कौन से राज्य में? उदयपुर राज्य में। उदयपुर राज्य के कौन से ठिकाने में? झाड़ोल ठिकाने में। झाड़ोल ठिकाने के अंतर्गत कौन से गांव में? कोलियारा गांव में। और कौन से परिवार में? ओसवाल जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था। क्या कहा जाता है इनको? तो इनको भीलों का मसीहा या बाऊजी भी इनको कहा जाता है। किनको? मोतीलाल तेजावत को। इन्होंने साथियों एके आंदोलन की शुरुआत कब की? 1921 ईस्वी में। कहाँ से? चित्तौड़ की राशमी तहसील के मातरकुंडिया से। अगर ये आपके ऑप्शन में नहीं हो तो फिर झाड़ोल ठिकाना आपके ऑप्शन में रहेगा, ये जरूर याद रखना। लेकिन अगर राशमी तहसील मातरकुंडिया ऑप्शन में और झाड़ोल ठिकाना भी ऑप्शन में हो तो झाड़ोल ठिकाना आपका सही आंसर नहीं रहेगा, बल्कि राशमी तहसील मातरकुंडिया आपका सही आंसर रहेगा। झाड़ोल ठिकाना तो इनका जो एके आंदोलन है इसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा था। इन्होंने एक मांग पत्र जारी किया था साथियों, जो 21 सूत्री मांग पत्र था। कौन सी पुस्तक में जारी किया था? मेवाड़ की पुकार नामक पुस्तक में। किसके द्वारा लिखित पुस्तक है ये? मोतीलाल तेजावत के द्वारा लिखित इनकी पुस्तक है। इस आंदोलन का नारा क्या दिया गया था? ना हाकिम ना हुक्म, ये नारा दिया गया था एके आंदोलन का।
एक के आंदोलन से संबंधित कौन सा हत्याकांड जुड़ा है? तो नीमड़ा हत्याकांड जुड़ा है। कब हुआ था? 7 मार्च 1922 को हुआ था। मेजर चटन की कमांड मेवाड़ भील कोर ने अंधाधुंध गोलियां इन पर चला दी गई थी, जिसमें साथियों लगभग 1200 भील शहीद हो गए थे। और इस नीमड़ा हत्याकांड को राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है सभी के? तो ये 2 आंदोलन आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट थे वो हमने कंप्लीट कर दिए गए हैं। इसके बाद में महात्मा गांधी ने एक, थोड़ा सा ध्यान में नहीं आ रहा है, किसी को भेजा था साथियों मोतीलाल तेजावत के पास, और मोतीलाल तेजावत से कहा था कि भाई आप सरेंडर कीजिए, आत्मसमर्पण करने के लिए महात्मा गांधी जी ने इनको बोला था। फिर इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था और इनकी गिरफ्तारी कर दी गई। और गिरफ्तारी होने के बाद में इनको वापस कुछ सालों के अंतर्गत जेल में रखा और इनको छोड़ दिया इस शर्त पर कि भाई आप इस क्षेत्र में जो आपके ये जहाँ पर ये आंदोलन हुआ इस क्षेत्र में आप नहीं रहोगे, ठीक है ना, ना ही यहाँ कभी आओगे, इस शर्त पर इनको छोड़ दिया गया था। ठीक है, तो ये आपके 2 आंदोलन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हम बात करेंगे साथियों तीसरे आंदोलन के बारे में, जो कि है मीणा आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? मीणा आंदोलन। तो देखो, अगर हम बात करें मीणा आंदोलन की, मीणा आंदोलन आपके राजस्थान में जयपुर व शेखावटी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जयपुर और शेखावटी में। आप सभी को पता होगा कि भाई जयपुर और ढूंढाड़ जो क्षेत्र है इसमें मीणा बहुसंख्या के साथियों। लेकिन देखो, कालांतर में तो इन्होंने मीणाओं ने शासन भी किया था, लेकिन जब इनके हाथ से शासन निकल गया और धीरे धीरे ये अपने जीवन यापन के लिए चोरी, डकैती, ये ऐसा काम करने लगे साथियों, तो उस वजह से इनको अनेक प्रकार के इनके ऊपर अत्याचार किए गए, जिसके कारण ही मीणाओं को आंदोलन करना पड़ा था। तो भाई 2 कारण सबसे मुख्य माने जाते हैं मीणा आंदोलन के। कौन कौन से 2 मुख्य कारण माने जाते हैं कि भाई जो मीणा आंदोलन हुआ ये आखिर हुआ क्यों? तो एक तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 और एक जरायम पेशा कानून 1930। इन दोनों कानूनों की वजह से ही मीणाओं ने आंदोलन किया था। अब ये दोनों कानून क्या थे? क्रिमिनल ट्राइबल्स एक्ट 1924 में आया था, जिसमें मीणाओं को आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया गया था कि भाई मीणा कैसी जाति है? आपराधिक जनजाति है। और जो जरायम पेशा कानून 1930 में आया था साथियों, इस कानून में क्या रूल था कि जो 12 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति है, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, ठीक है ना, उनको रोज थाने में जाकर के उपस्थिति देना है, रोज थाने में जाकर के अपनी हाजिरी देना है। इसके लिए पाबंद कर दिया गया था। अगर कोई ऐसा नहीं करता है, रोज थाने में जाकर हाजिरी नहीं देता है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था साथियों। तो ये था जरायम पेशा कानून। और जो क्रिमिनल ट्राइबल्स एक्ट 1924 था, ये मीणाओं को आपराधिक जनजाति घोषित इसमें की गई थी। ठीक है ना, इन दोनों कानूनों की वजह से ही मीणा आंदोलन हुआ था, नहीं तो मीणाओं का आंदोलन होता ही नहीं। लेकिन 2 कानून कौन कौन से थे? जरायम पेशा कानून 1930 में आया और क्रिमिनल ट्राइबल्स एक्ट 1924 में आया। ये 1924 वाला, इसमें तो ठीक है आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया, लेकिन अब 12 वर्ष से बड़ा कोई भी जो मीणा के जो लोग हैं, ठीक है ना, मीणा जनजाति के जो लोग हैं, चाहे वो बालक हो, बालिका हो, महिला हो, पुरुष हो, उन सभी को थाने में जाकर हाजिरी देनी पड़ेगी रोजाना। तो ऐसा कानून लाया गया था, जिस वजह से ही साथियों मीणाओं ने आंदोलन किया था। कौन सा आंदोलन किया था? मीणा आंदोलन किया था। कहाँ पर? जयपुर व शेखावटी में मुख्य रूप से हुआ था। और ये जो जरायम पेशा कानून है, ये जयपुर राज्य ही लेकर आया था भाई। आगे हम देखें मीणा आंदोलन के बारे में, तो मीणा आंदोलन किस प्रकार चला? जब जरायम पेशा कानून 1930 में आया, तो उसके 3 साल बाद की बात है, 1933 में मीणा क्षत्रिय महासभा का एक गठन किया गया और 1944 में साथियों वृहद अधिवेशन नीम का थाना में रखा गया। वृहद अधिवेशन या एक बड़ा सम्मेलन रखा गया। कहाँ पर? नीम का थाना में। नीम का थाना कहाँ पड़ता है? सीकर में पड़ता है। तो यहाँ एक सम्मेलन रखा गया और इस सम्मेलन में सभी मीणा एकजुट हुए कि भाई ये जो काला कानून है और ये जो एक्ट है, इन दोनों कानूनों को समाप्त कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे बड़े बड़े स्तर पर। तो आपको ये 2 चीजें याद रखनी है। 1933 में एक मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन किया। प्रश्न पूछ लिया कि मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन कब किया गया, यही प्रश्न बन सकता है इससे।
तो आंसर रहेगा 1933 में। वृहद अधिवेशन नीम का थाना में कब किया गया? 1944 में। या इसकी जगह सम्मेलन जो नीम का थाना में सम्मेलन आयोजित किया गया था, ये कब किया गया? 1944 में। नीम का थाना कहाँ पड़ता है? सीकर में पड़ता है। साथियों, ये जो वृहद अधिवेशन नीम का थाना में आयोजित किया गया था, ये जयपुर क्षेत्र के जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वृहद अधिवेशन नीम का थाना में 1944 में जो आयोजित किया गया था सीकर में, ये किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? तो ये जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में ये वृहद अधिवेशन नीम का थाना में आयोजित किया गया था साथियों। और इस वृहद अधिवेशन नीम का थाना में ही पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का भी गठन किया गया। भाई देखो, समझना बात को, 1933 में तो एक महासभा का गठन किया मीणा आंदोलन के अंतर्गत। कौन सी महासभा? मीणा क्षत्रिय महासभा। 1944 में वृहद अधिवेशन नीम का थाना में आयोजित किया गया सीकर में, और किसकी अध्यक्षता में? जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में। ये जो वृहद अधिवेशन नीम का थाना में आयोजित किया गया था साथियों, इसमें ही एक समिति का गठन किया गया, जिस समिति का नाम है जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति। क्या नाम है? जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति। इस समिति का गठन किया गया पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में। कौन से अधिवेशन में ये समिति बनी थी? वृहद अधिवेशन नीम का थाना जो हुआ था, इसमें ये समिति बनी थी। आगे अगर हम बात करें तो जुलाई 1946 ईस्वी में सरकार ने एक नियम निकाला कि भाई जो मीणाओं की जो स्त्रियां हैं और जो बच्चे हैं, इनको पुलिस थाने में जाकर के उपस्थिति नहीं देना पड़ेगा, इनको इस चीज़ के लिए मुक्त कर दिया। लेकिन ये तो स्त्रियों और बच्चों के लिए मुक्त किया गया, अभी जो मीणा पुरुष थे उनको तो थाने में जाकर के उपस्थिति देनी पड़ती थी। तो साथियों, इसलिए 28 अक्टूबर 1946 ईस्वी को एक विशाल सम्मेलन का आयोजन हुआ बागावास में। कहाँ पर? बागावास में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुक्ति दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है 28 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष। देखो, ये जो सम्मेलन हुआ था 28 अक्टूबर 1946 ईस्वी को, इस दिन जो चौकीदारी मीणा थे, भाई मीणाओं के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। इसमें जो चौकीदारी मीणा है साथियों, इन भाई मीणा कौन कौन से? एक तो जमींदार मीणा होते हैं, हमने राजस्थान की जनजातियों में पढ़ रखी है, पढ़ा दिए मैंने आपको ये चीज। तो एक तो जमींदारी मीणा होते थे और एक चौकीदारी मीणा होते थे। तो ये जो चौकीदारी मीणा है, इन्होंने 28 अक्टूबर 1946 को साथियों एक सम्मेलन का आयोजन किया बागावास में। कब किया? 28 अक्टूबर 1946 को। और इन्होंने स्वेच्छा से, खुद की इच्छा से चौकीदारी के काम से इस्तीफा दे दिया कि भाई आज से हम चौकीदारी का काम नहीं करेंगे। इसी वजह से 28 अक्टूबर के दिन प्रत्येक वर्ष को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है कि भाई हम इस काम से मुक्त हो गए। इसी वजह से 28 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी भी देखो वो कानून जो कि भाई आपको प्रत्येक वहां पर प्रत्येक दिन जाकर के थाने में उपस्थिति देना है, पुरुष इसके लिए मुक्त नहीं किए गए थे। तो 1952 को इनके मीणाओं के प्रयास से जरायम पेशा कानून भी समाप्त कर दिया गया कि भाई अब किसी को भी थाने में जाकर के उपस्थिति रोजाना नहीं देनी होगी। ये था जरायम पेशा कानून। और जैसे ही ये कानून समाप्त हुआ, मीणा आंदोलन भी समाप्त हो गया। क्लियर है सभी के ये आंदोलन भी? क्या क्या चीजें हमने मीणा आंदोलन में पढ़ी, तो देखो वापिस रिपीट कर लेते हैं। मीणाओं का जो आंदोलन है कहाँ पर हुआ? जयपुर और शेखावटी में। किन कारणों से हुआ? क्रिमिनल ट्राइबस एक्ट 1924 और जरायम पेशा कानून 1930 की वजह से। क्रिमिनल ट्राइबस एक्ट 1924 क्या था? मीणाओं को आपराधिक जनजाति घोषित की। जरायम पेशा कानून 1930 क्या था? 12 वर्ष से अधिक उम्र के जो व्यक्ति है, इनको रोज थाने में जाकर के उपस्थिति दर्ज करने के लिए पाबंद किया गया था साथियों। इसी वजह से मीणाओं का आंदोलन हुआ। मीणा आंदोलन में सबसे पहले मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन किया 1933 में। वृहद अधिवेशन नीम का थाना में आयोजित किया गया सीकर में साथियों 1944 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में? जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में। और इसी अधिवेशन या सम्मेलन में एक समिति का भी निर्माण किया गया, जिसका नाम था जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति। और किसकी अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई? पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में। आगे हमने देखा कि जुलाई 1946 में सरकार ने क्या किया? स्त्रियां और जो बच्चे थे मीणाओं के, उनको अब भाई आप थाने में मत आओ, आपको इसके लिए मुक्त कर दिया।
फिर इसके बाद में जो चौकीदार मीणा थे, इन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन किया 28 अक्टूबर 1946 ईस्वी को। कहाँ पर? बाघावास में। और क्या शपथ ली कि भाई आज से हम चौकीदारी का काम स्वेच्छा से छोड़ रहे हैं। इस काम से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है ना, एक शपथ ली थी। इसी वजह से 28 अक्टूबर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके बाद में 1952 को सरकार ने जरायम पेशा कानून को भी समाप्त कर दिया और मीणा आंदोलन भी समाप्त हो गया। चौथा आंदोलन हम देखें तो लसाड़ी आंदोलन है, जिसके जनक कौन है साथियों? संत माऊजी। सबला गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। तो लसाड़ी आंदोलन में ज़्यादा कुछ ये नहीं, वैसे तो ये पढ़ाया ही नहीं जाता है, लेकिन बाई चांस अगर पूछ ले, हालांकि यहाँ तक आएगा नहीं एग्जामिनर लसाड़ी आंदोलन तक, लेकिन अगर फिर भी पूछ ले तो आपको इतना ही याद रखना है कि लसाड़िया आंदोलन के जनक कौन है? संत माऊजी, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? सबला गांव डूंगरपुर में। आपके ये राजस्थान में जो आंदोलन हुए थे साथियों, जनजातीय आंदोलन, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखा तो आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। और स्टडी विद पीएन लोधा जो एप्लीकेशन है साथियों, ऐप को डाउनलोड करोगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ मिलेगी। और इन सारी चीज़ों के जो क्वेश्चन है वो भी आपको ऐप पर मात्र 149 रुपये की जो टेस्ट सीरीज है उसमें उपलब्ध हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।